हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये भी शिक्षण कौशल का ही भाग है। मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट के अंदर जो शिक्षण कौशल है, टीचिंग स्किल्स, और एक आता है सीडीपी। तो ये शिक्षण कौशल का जो है भाग है। अभी सीडीपी हमने स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन रैंडमली आपको सीडीपी की वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ज्योग्राफी की भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, हिंदी, इंग्लिश, सारी वीडियोज़ आपको 1 बाय 1 मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत वाला लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग सिद्धांतों के बारे में, बहुत सारे अलग अलग ऐसे मनोवैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी थी। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी दी थी आपको जो है, दैट इज़ प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो है इस थ्योरी को दिया था। इनका संबंध था अमेरिका से। जिस जानवर पर इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम था बिल्ली, कैट पर। एसआर का संबंध कैसे है इनकी थ्योरी से? देखो, एसआर का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब, फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जो है थोड़ा सा पिन चुबाई, ठीक है, आपको मैंने, आप ये खड़े, आप ऐसे नहीं देखते हो लेकिन मैं बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। मैंने आपको पिन चुबाई, जैसे ही मैंने आपको पिन चुबाई, स्टिमुलस किया, तुरंत आपने एक रेस्पॉन्स दिया, अपने हाथ से मुझे हटाने की कोशिश करी, है ना। इसी को बोलते हैं स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस जो होती है एसआर संबंध के अंदर, स्टिमुलस बोलते हैं उत्पीड़क को, मतलब प्रभाव डालता है। जो मैंने पिन चुबाई तो प्रभाव डाला उसने, ठीक है। और प्राणी जिसके फलस्वरूप कार्य करता है उसे बोलते हैं अनुक्रिया, यानी कि रेस्पॉन्स। मुख्य नियम, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य प्राथमिक नियम दिए। सबसे पहला प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। दूसरा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और तीसरा तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। अभ्यास का नियम, यह नियम आधारित है सीखने की प्रक्रिया में बार बार दोहराने से संबंध दृढ़, स्ट्रांग होता है। मतलब कि अगर हमको लर्निंग करनी है तो किसी चीज़ को बार बार हम दोहराते हैं तो वो चीज़ स्ट्रांग हो जाती है हमारी, ठीक है। व्यक्ति का वर्गीकरण, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का मुख्य आधार चिंतन और कल्पना, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन है। अगर क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, तो आप उसमें एक लगा के आओगे, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, मतलब चिंतन और कल्पना। इसके बाद देखते हैं अगली थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखो, इनको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का मतलब थॉर। थॉर, थॉर कौन है? जो हथौड़ा चलाता है। अब थॉर हथौड़ा चलाता है, दूसरी दुनिया का रहने वाला है, ठीक है। थॉर जो एवेंजर्स मूवी के अंदर है, दूसरी दुनिया का है, तो यहाँ पर वो नहीं चला पाता चीज़ों को। तो यहाँ पर जब वो आता है तो यहाँ की चीज़ों को सीखता है, तो बार बार ट्रायल करता है, फिर बार बार एरर करता है, फिर ट्रायल करता है, फिर एरर करता है, और फिर सीख जाता है वो। मतलब थॉर्नडाइक, थॉर आया और ट्रायल एरर करना उसने स्टार्ट किया। मतलब आप जो है खुरापाती दिमाग से चीज़ों को सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है। अगली थ्योरी है दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है, इसके फाउंडर थे B.F. स्किनर। अब देखो, मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। ऑपरेंट का मतलब ऑपरेशन करना, किसी कंडीशन में ऑपरेशन करना पड़ा। किसका ऑपरेशन करना पड़ा? इंसान का। जब इंसान का ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले क्या क्या खोला जाता है? स्किन खोली जाती है। स्किन के नीचे ही तो ऑर्गन मिलेगा। सबसे पहले स्किन को खोला जाता है, ऐसे काटा जाता है, फिर उसको अलग किया जाता है, उसके बाद में उसका ऑपरेशन होता है। मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी B.F. स्किनर द्वारा दी गई थी। इसका प्रयोग किया गया था चूहे पर और पीजन, कबूतर पर। इसके अंदर जो है उत्तेजना और अनुबंधन, 2 चीज़ें बताई गई हैं। उत्तेजना का संबंध क्रिया प्रसूत से है, इससे सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, या नैमित्तिक अनुबंधन, मतलब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अच्छा, B.F. स्किनर ने इस थ्योरी के अंदर और क्या क्या चीज़ें दी थी? रेनफोर्समेंट की बात भी की थी इसके अंदर, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। जैसे मान के चलिए हम क्लास के अंदर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये टीचर है, ये बच्चा है। टीचर ने बच्चे से पूछा, बेटा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मान के चलो बच्चे ने उसका 80% जवाब सही दिया और 20% बच्चे से गलती हो गई। तो 20% अगर बच्चे से गलती हुई है तो टीचर क्या करेगा? अगर टीचर ने बोला कि बैठ जा गधा है तू, तेरे कुछ नहीं पता, तो एक तरह से देखा जाए तो नकारात्मक रेनफोर्समेंट हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। मतलब कि टीचर ने उसका जो मनोबल है वो तोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षण कौशल ये कहता है कि बच्चों का जो रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन,
वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर टीचर ने उसकी बुराई कर दी तो इसका मतलब ये है कि नकारात्मक हो गया। अब उस बच्चे का पढ़ने का खुद से मन नहीं करेगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, इतना मेहनत करी, 80% मैंने ठीक बताया, 20% गलत हो गया, तो टीचर ने मेरे को ऐसे बोल दिया। इवन अगर वो टीचर ऐसा करता कि अगर वो बच्चा 50% भी गलत बता रहा है और टीचर ने बोला अरे बेटा तू तो बहुत होशियार है, तू तो वैज्ञानिक बनेगा आगे चल के, तू तो IAS ऑफिसर बनेगा आगे चल के, तू तो प्राइमरी का टीचर बनेगा आगे चल के, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे का जो है पुनर्बलन हो गया, सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। मतलब उसका और मन करे यार मैं तो मतलब थोड़ा सा गलत बताया लेकिन टीचर तो यार सच में मेरे को मेरी बड़ाई कर रहा है। तो बच्चे का ना अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा और दोबारा अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये होता है रेनफोर्समेंट का मतलब। आगे चलते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन, इसके जन्मदाता भी BF स्किनर है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक यानी कि फाउंडर हैं कोलर। ये जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने जिस जानवर पर प्रयोग किया था उसका वो था चिंपैंजी और उसका नाम था सुल्तान। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि जिस चिंपैंजी पर, जिस जानवर पर इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है इस सिद्धांत का प्रयोग किया था कोलर ने, उस जानवर का क्या नाम था? उस जानवर का नाम था सुल्तान। सुल्तान, क्या नाम था? सुल्तान। मूवी वाला सुल्तान नहीं है। दूसरी चीज़, इनके जो हैं विचार, ये जो हैं गेस्टाल्टवादी विचारधारा के आदमी थे। गेस्टाल्टवादी विचार। अब ये गेस्टाल्टवादी क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। कोलर का विचार गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित था। क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, इसी वर्ग का सिद्धांत है। गेस्टाल्टवादियों का ही सिद्धांत है फील्ड थ्योरी। सूझ का मुख्य आधार कल्पना, इमेजिनेशन को माना गया है। अगला है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं पावलोव। फाउंडर हैं पावलोव, प्रतिपादक। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी। इन्होंने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था। कुत्ते पर देखो, कुत्ता क्या खाता है? पाव, ब्रेड, पाव डाल दो उनको, पाव लाओ, पाव लाओ। किसके लिए? कुत्ते के लिए। याद हो गया कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर, डॉग पर। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे मुख्य, उप सिद्धांत कह सकते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया और अनुकूलित अनुक्रिया। याद रखना इन तीनों को, नोट्स बनाते जाओ साथ की साथ। प्राकृतिक उद्दीपक, अनुकूलित अनुक्रिया में प्राकृतिक उद्दीपक यानी कि भोजन, भोजन है। इस सिद्धांत में पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, रिवीजन तत्व पर सर्वाधिक बल दिया गया है। मतलब कि किसी भी चीज़ को सीखना है तो उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगला सिद्धांत, अगले सिद्धांत से पहले हम देख लेते हैं थोड़े से सिद्धांतवादियों के बारे में। मतलब जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे वो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन जिन सिद्धांतों में आपको खाली ये पता होना चाहिए कि उसके प्रतिपादक फाउंडर कौन थे, उनके लिए मैंने अलग से एक टेबल बना दी है। तो 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। थॉर्नडाइक थे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के, BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोहलर इनसाइट थ्योरी, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, कुत्ते पर किया था इन्होंने, टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, कर्ट लीविन कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी एंड C. हल्स रेनफोर्समेंट थ्योरी। इन सब का हिंदी में भी नाम दे रखा है ये। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलो, मैं इसको मिटा देता हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे इसके। भाग 2, महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं वन लाइनर बिंदु, की डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आता है क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षात्मक चिंतन। क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षात्मक चिंतन, जिस मानसिक प्रक्रिया में दिशा, व्याख्या, चयन, सृजन और समालोचन होती है वह अधिगम कहलाती है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो, जिस मानसिक प्रक्रिया में दिशा, व्याख्यान, चयन, सृजन और समालोचन होती है वह अधिगम कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। अधिगम किसे कहते हैं? लर्निंग, वही लर्निंग कहलाती है। ये सिद्धांत दिया था क्रो एंड क्रो ने, याद रखना। अधिगम प्रक्रिया के चरण, अधिगम प्रक्रिया के कुल 8 कारक या चरण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रक्रिया के 4 चरण माने गए हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सौंपना उत्तेजना है।
पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या, पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान इटार्ड एंड सेगुन ने किया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि पिछड़े बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किसने किया था। 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको लिख के आना है, उसमें टिक करके आना है इटार्ड एंड सेगुन। मेरे जो ये नोट्स हैं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये वो नोट्स हैं, ये पॉइंटेड नोट्स हैं। मतलब कि आप कहीं किताब से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसका निचोड़ है ये। मतलब उसमें से आपको अगर सिलेक्ट करके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे ना, तो यही नोट्स बनाने हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। वाटसन का दावा। मनोवैज्ञानिक वाटसन ने दावा किया था कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सामान्य बालक को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या जो चाहे बना सकते हैं। ये किसने बोला? वाटसन ने। शिक्षण कार्यों का विश्लेषण। शिक्षण कार्यों के आधार पर भी शिक्षण प्रत्यय, टीचिंग कॉन्सेप्ट का विश्लेषण सोरेनसन तथा हस्क द्वारा किया जा सकता है। J.A. वुडवर्थ के कथन। J.A. वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे। उनके कथन क्या हैं? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सीखना विकास की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। ये 2 उनके कथन हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके नोट्स बनाने के बाद ना इन पॉइंट्स को रट लें ढंग से। आपको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अधिगम का आधार। अधिगम का मुख्य आधार होता है मैचुरेशन, परिपक्वता। यह क्रिया जीवन पर चेतन या अचेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों रूप में चलती है। गुथरी का कथन। गुथरी, अधिगम किसी परिस्थिति से भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। अधिगम की व्यवहारिक परिभाषा। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है, उसे अधिगम यानी कि लर्निंग कहते हैं। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। यूट्यूब पर ज़्यादातर मैंने देखा है, यूट्यूब पर या किसी भी और जगह पर, कि क्लासेस के अंदर टीचर्स क्या है कि टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। एक टॉपिक लिया, उसी को बताए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको सारे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। आप इनके नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट बना लो, बाद में इनको पढ़ते रहना, ठीक है। और फिर भी ऐसा हो जाता है कि कोई पॉइंट आपसे छूट गया, या कोई हिंदी में, देखो सारे के सारे हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स बाइलिंगुअल लिखे हुए हैं, फिर भी आपको ऐसा है कि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊँ, आप गूगल कीजिएगा या चैट GPT कीजिएगा कि भैया ये जो है लर्निंग बाय डूइंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लिंकिंग विद लाइफ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस पूरी लाइन को उसमें लिख दो, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझाओ, तो आराम समझा देगा आपको। चलिए, शिक्षण को ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण इफेक्टिव बनाने का माध्यम शिक्षण विधियाँ होती हैं, जिनको बोलते हैं टीचिंग मेथड्स, और शिक्षण सूत्र टीचिंग मैक्सिमस। फ्लोचार्ट और टेक्स्ट के अनुसार शिक्षण के मुख्य सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्रियाशीलता का सिद्धांत। मतलब कि बालक स्वयं क्रिया करके सबसे स्थायी रूप से सीखता है। इसे फ्रोबेल की शिक्षण पद्धति में भी मुख्य माना गया है। दूसरा, लिंकिंग विद लाइफ, जीवन में संबद्धता का सिद्धांत। बालकों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए, जिससे कि उनमें स्वाभाविक रुचि, नेचुरल इंटरेस्ट उत्पन्न होता है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। रायबर्न व फोर्ज के अनुसार हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए, क्योंकि उसका प्रत्येक भाग और उसमें हम और हमारे छात्र जो कुछ करते हैं उस उद्देश्य पर निर्भर रहता है। चुनाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। बालक के सामने पाठ्य सामग्री से अनंत ज्ञान को चुन कर रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, विभाजन का सिद्धांत। संपूर्ण पाठ्य वस्तु को बालक के सामने उचित खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत करना चाहिए, एप्रोप्रिएट स्मॉल पार्ट्स। अगला है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। बालक किसी पाठ्य वस्तु या ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा सकता है जब उसे बार बार रिपीट रिवीजन कराया जाए किसी भी चीज़ का। तो आपको भी ये नोट्स बनाने हैं, इसका रिपीट रिवीजन करना है 4 से 5 बार, सब रट जाएंगे आपको ये। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, डेमोक्रेटिक बिहेवियर। कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। जब शिक्षक का दृष्टिकोण दमनकारी न होकर लोकतांत्रिक होता है, तभी इसका निर्माण संभव है। नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। शिक्षण यादृच्छिक रैंडम नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह से सुनियोजित प्लान्ड होता है। प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन। रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएशन। तथा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि विभिन्नता का सिद्धांत।
शिक्षण के सूत्र, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। शिक्षण के क्या क्या सूत्र होते हैं? शिक्षण सूत्र शिक्षक को यह बताते हैं कि पाठ्य सामग्री को किस तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे पहला, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। पेस्टोलॉजी का मानना है कि ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध जगाती हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। शिक्षक को बच्चे के पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। इस सूत्र की सबसे पहली ध्यान आकर्षित करने वाली शिक्षा शास्त्री जो हैं हर्बर्ट थे। सबसे पहले इसको आकर्षित करने वाले जो शिक्षा शास्त्री थे वो थे हर्बर्ट। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट, मतलब कि किसी सर्कल को समझा दिया फिर उसका सरकमफ्रेंस निकालना सिखाया, ट्रायंगल बता दिया फिर उसका एंगल बताया, साइड बताई। ठीक है, ये होता है आपका पूर्ण से अंश की ओर। बालक को पहले पूरी बातें, पूरी संरचना बतानी चाहिए, उसके बाद उसे अलग अलग भागों को समझाना चाहिए। यह सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर आधारित है। जैसे कविता याद कराते समय पूर्ण से अंश की ओर की विधि अपनाई जाती है। सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार समझने में पहले सरल हों, फिर क्रमशः कठिन बिंदु छात्रों के सामने आए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, वर्तमान ज्ञान के बाद ही भूत तथा भविष्य का ज्ञान देना चाहिए। मतलब पहले से उसको जो चीज़ पता है उसके आधार पर बाद की चीज़ बतानी चाहिए। इनडेफिनिट टू डेफिनेट, अनिश्चित से निश्चित की ओर। शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मक प्रदान करता है। अनुभूत से युक्तियुक्त की ओर, एम्पेरिकल टू रेशनल। ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही बालकों में युक्ति युक्त का तार्किक चिंतन विकसित होता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब एनालिसिस टू सिंथेसिस। किसी तथ्य समस्या को अलग अलग भागों में बांटना विश्लेषण है तथा सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझाना संश्लेषण है। यह ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। भाग 5, शिक्षण विधियाँ और उनके जनक, मेथड्स एंड फाउंडर्स। किंडरगार्टन विधि, इसके जो जनक हैं वो हैं फ्रोबेल। किंडरगार्टन का मतलब है बच्चों का बगीचा। अगला है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। प्रोजेक्ट या योजना विधि, मतलब प्रोजेक्ट मेथड, इसके जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक, मतलब W.H. किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक प्रयोजनवादी विचारधारा से प्रभावित थे। प्रयोग में विश्वास रखने वाले प्रयोजनवाद, पैरामेट्रिज्म के असली जो जनक हैं वो हैं जॉन डीवे। ह्यूरिस्टिक विधि का खोज, ह्यूरिस्टिक मेथड की खोज जो की थी वो की थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है खोज करना। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, इसके जो जनक हैं वो हैं सुकरात, या फिर हम कह सकते हैं सोक्रेट्स मेथड, इसके नाम से आता है। देखो दो तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आंसर मेथड के जनक कौन है? सुकरात। सोक्रेटिक मेथड के जनक कौन है? सुकरात। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में यह बहुत सहायक है। इसमें श्रेष्ठ पक्ष वही है जो विचारोत्तेजक हो, मतलब कि थॉट प्रोवोकिंग हो। संवाद विधि, डायलॉग मेथड, इसके जनक हैं प्लेटो। बेसिक शिक्षा प्रणाली, इसके प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी जी। 1937 में उन्होंने लागू की थी। कविता याद कराना, कविता को मुख्य रूप से पूर्ण से अंश की ओर सूत्र के माध्यम से याद कराया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय, यह मनोवैज्ञानिक की देन है। शिक्षण हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक विधि बाल केंद्रित नहीं है। आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव। आगमन विधि होती है इंडक्टिव मेथड। यहाँ पर हम पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम की ओर जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, आपको इससे पहले वाली क्लास में भी समझाया था इसके बारे में। इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाती है। इसके जनक अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। इन दोनों की अरिस्टोटल हैं, इसके भी अरिस्टोटल हैं। क्वेश्चन आता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड? दोनों का ही आंसर होगा एरिस्टोटल। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के फैक्ट्स। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रयोग प्रदर्शन विधि, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी, परंतु यह शिक्षक केंद्रित मानी जाती है और करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत अपोजिट होती है, क्योंकि इसके अंदर शिक्षक ही तो प्रदर्शन करके दिखाएगा, इसीलिए ये शिक्षक केंद्रित होती है। और हम ज़्यादातर फोकस करते हैं बाल केंद्रित पर, चाइल्ड सेंटर्ड पर। स्टोरी टेलिंग मेथड,
कहानी कथन विधि बच्चों की कल्पना शक्ति के विकास के लिए कहानी द्वारा सिखाना सर्वोत्तम है। इसमें छात्र बहुत सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगली है ड्रामेटिक मेथड, नाटकीय विधि। किसी ऐतिहासिक पात्र में वेशभूषा में सुसज्जित होकर छात्र या शिक्षक जब उसकी भूमिका का निर्वाह करते हैं तो यह नाटकीय विधि कहलाती है। अगली है ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। यह विधि अत्यधिक खर्चीली तथा समय लेने वाली है। मैं आपको बता दूं, ऑब्जर्वेशन जो मेथड है इसका यूज़ हम मेडिकल की जो पढ़ाई करते हैं ना उसमें ज़्यादा होता है इसका यूज़, ऑब्जर्वेशन मेथड का। यह विधि अत्यधिक खर्चीली तथा समय लेने वाली है, जिससे प्रत्येक प्रकार की पाठ्य वस्तु नहीं पढ़ाई जा सकती। प्राचीन काल में यह विद्या चिकित्सा से संबंधित थी। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में छात्र पूरी तरह से निष्क्रिय, इनएक्टिव बने रहते हैं। स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान के विषयों के लिए होता है। अगला भाग है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। एक महत्वपूर्ण कथन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या मतलब है संप्रेषण का? संप्रेषण का मतलब होता है कि आदान प्रदान करना अपने विचारों का, कम्युनिकेशन करना। संप्रेषण की प्रवृत्ति, संप्रेषण की प्रक्रिया हमेशा द्विपक्षीय, टू वे होती है। संप्रेषण का मूल कार्य ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना व अनुभूति कराना है। संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, शाब्दिक वर्बल और नॉन वर्बल। अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन ग्लोब और प्रवृत्ति से किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो या तो बोल के सिखाऊंगा या चीज़ों को दिखा के सिखाऊंगा। मान के चलो मेरे को धरती का कोई हिस्सा बच्चों को दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, ग्लोब ले जाऊँगा, ग्लोब में दिखा दूंगा। तो वो भी संप्रेषण का ही हिस्सा है। संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या बनती हैं, जैसे मान के चलो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अभी पीछे से आवाज़ आने लगे, गाड़ी हॉर्न बजाने लगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉइज़। तो भौतिक बाधा कैसी है? नॉइज़, शोर, दूरी या अदृश्यता, मतलब दिखे ही नहीं मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर। मनोवैज्ञानिक बाधा क्या हो सकती है कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है। पूर्व धारणाएं, पहले से ही मतलब बच्चे नेगेटिव बना के बैठे टीचर के लिए इमेज, या टीचर बच्चों के लिए बना के बैठा है, या आपसी मतभेद होना। बाधाओं को दूर करने के उपाय, समुचित भाषा का प्रयोग करना, संचार धारा का दिवाही होना, मतलब टू वे होना, और उचित प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, फीडबैक प्राप्त करना। E.G. मेयर का कथन, E.G. मेयर एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका कथन है, संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा संपत्तियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराने से है। ब्रूबेकर की परिभाषा, शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का आयोजन और परिचालन है जिसमें कुछ अधूरेपन या अवरोध रहते हैं, जिसे पूर्ण करने अथवा पार करने के प्रयास की प्रक्रिया में व्यक्ति सीखेगा। भाग 7, वर्तमान भारतीय समाज एवं शैक्षिक आयोग, एजुकेशनल कमीशंस। भारतीय समाज के मुख्य तत्व। वर्तमान भारतीय समाज में एकीकरण, इंटीग्रेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकीकरण का अर्थ है समुच्चय समाज को एक समझाना। सामाजिक एकता का अर्थ जाति, संप्रदाय एवं भाषा की विविधताओं को स्वीकार करना है। शिक्षा सामाजिक एकीकरण का सबसे बड़ा समाधान है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण आयोग, 1948-49 स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम गठित होने वाला यह आयोग था। सबसे पहले जो आयोग आया था वो आया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसमें भावनात्मक एकता, अंतर सांस्कृतिक भावना के विकास पर बल दिया गया, जो राष्ट्र की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम में समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा को अनिवार्य तत्व माना। इसके अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा एवं उद्देश्य जनतंत्र को सफल बनाने वाले नागरिकों का निर्माण करना। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर या फिर मुदालियर आयोग, 1952-53। इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे। इसका मुख्य उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन और पाठ्य वस्तु का निर्धारण करना। मुदालियर आयोग का प्रसिद्ध कथन है, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए। इसने जनतंत्रीय नागरिकता का विकास करने और व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करने पर जोर दिया। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति 1952-53 में ही आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नियुक्ति हुई थी। अगला है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी शिक्षा आयोग। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय समृद्धि एवं कल्याण था। ये आया था 1964-66 में। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया। शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी आयोग ने की ही देन है, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। शिक्षा को उत्पादन, प्रोडक्शन से जोड़ना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास, सामाजिक आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को विकसित करना। अगला पार्ट है आपका, और शायद यही लास्ट पार्ट है इसका, इस चैप्टर का, एंड दैट पार्ट इज अ माइक्रो टीचिंग। शिक्षण कौशल एवं अन्य PYQ फैक्ट्स है प्रीवियस ईयर। प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल, छात्रों में पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज की जानकारी लेते हुए कक्षा की शुरुआत में प्रयुक्त शिक्षण कौशल प्रस्तावना कौशल कहलाती है। शिक्षकों को अध्यापन कार्य हेतु
करते समय बालकों का उत्साह हमेशा बढ़ाना चाहिए। इससे छात्रों में अभिरुचि बढ़ती है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम्स का वर्गीकरण। ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षक उद्देश्य 3 हैं: कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, मतलब कि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन का सीधा संबंध केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव से होता है। शिक्षण का वास्तविक अभिप्राय है पढ़ाना, टीचिंग, गाइडिंग। स्किनर का पुनर्बलन कथन। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन BF स्किनर का था। बर्टन की परिभाषा। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन का एक प्रोत्साहन है। टीचिंग पोल्स क्या है? शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है। 3 स्तंभ होते हैं इसके: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अपव्यय एवं अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। इसका सीधा संबंध है विद्यार्थियों से। आदर्शवादी विचारधारा या विद्या या विमुक्ति। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा का यह उद्देश्य आदर्शवादी आइडियलिस्टिक विचारधारा का मानना है। स्वेंसन ने भी कहा है कि संपूर्ण जीवन शिक्षा है। इंसान पूरे जीवन भर सीखता है। बहुश्रेणी शिक्षण, मल्टीग्रेड टीचिंग। प्राथमिक स्तर पर जब एक ही शिक्षक को एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ संभालना पड़ता है तो अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को कहते हैं बहुकक्षा शिक्षण। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में अध्ययन किया गया था। क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या सन 1970 में दी थी। क्लार्क का क्या कथन कहा क्लार्क ने? शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। माइक्रो टीचिंग की महत्वपूर्ण पुस्तक बिकमिंग बेटर टीचर, अ माइक्रो टीचिंग अप्रोच। पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर बी के पासी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। यूजीसी कार्यशाला। सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कार्यशाला के लिए देशव्यापी स्तर पर 27 से 53 संगोष्ठियां मतलब सेमिनारों का आयोजन किया था। संस्थाओं में सहगतिविधियां समाज सेवा के लिए बालकों में रुचि एनसीसी एवं एनएसएस के माध्यम से बढ़ाई जाती है। बालकों के शारीरिक विकास के लिए सरकार की योजना का नाम राष्ट्रीय अनुशासन योजना है। ये बालिकाओं के लिए गर्ल गाइडिंग और बालकों के लिए स्काउटिंग की व्यवस्था विद्यालयों में की जाती है। भारत में जाति का मुख्य आधार जन्म है, बर्थ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो मेरी क्लास के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे होंगे कि सर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा दिया। आप इन पॉइंट्स को पढ़ो, इनके नोट्स बनाओ, इनका रिवीजन करो और फिर आप एक काम करना, कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना। 90% क्वेश्चंस मैच करेंगे मेरे नोट्स में से। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको करना बस ये है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता बच्चों का, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, तो मैं जल्दी आपको जो है इन बुलेट पॉइंट्स को पढ़ा देता हूँ और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स बना सकते हो। इसके अंदर से ही आने वाला जो भी आने वाला है। ज़्यादा वीडियोस होंगी नहीं, बहुत लंबी वीडियोस होती नहीं है। दूसरी चीज़, जो बच्चे फास्ट स्पीड में देखना चाहते हैं वो स्पीड को 2x 1.5x इस तरीके से स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप आए और आपने मेरी वीडियो पर टाइम पास किया। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। अब आप आ ही गए हो, इतनी मेहनत हम कर ही रहे हैं, नोट्स आपके लिए बना करके आपको पढ़ा ही रहे हैं, चुन के आपके लिए पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जय हिंद, जय भारत।